ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। You have already read about the proteins are polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond और से peptide linkage। तो peptide bond होता है और peptide linkage। सर ये क्या है? अभी तो वो हमने ग्लाइकोसिडिक ऑक्साइड बॉन्ड पढ़ा, इसके पहले कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या पढ़ा? ग्लाइकोसिडिक ऑक्साइड बॉन्ड पढ़ा, ऑक्साइड लिंकेज। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इजी है, अभी देखते हैं। एमाइड बन रहा है ना, इसलिए उसका नाम दे दिया है पेप्टाइड। पी कहां से आ गया? पॉलीमर से पी आया। ओके, चलो देखते हैं। सो क्या है पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, वो अभी हम देखते हैं। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फॉर्म। CONH याद करो, हमारे पास क्या है? सिंपली ये है हमारा क्या? NH2 CH2 COOH। तो ये कौन सा है? हमारा ग्लाइसिन है। देखो CH2 हो गया ना, CH2 हो गया मतलब ग्लाइसिन हो गया ये। तो ये ग्लाइसिन। अब उसी के साथ यहां पर भी देखो NH2 CH CH3 COOH। तो ये क्या है? एलेनाइन। ये दो तो आएंगे, मैंने बोला था। तो ये है हमारा एलेनाइन और ये है हमारा ग्लाइसिन। ओके, अब वो दोनों हाइड्रोलिसिस किसकी? प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करा तो ये मिलता था। तो अगर इसमें से ये दोनों इकट्ठा हुए और उसमें से पानी निकाल दिया तो तुम्हें मिलेगा ग्लाइसाइलेनाइन। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, ग्लाइएला। ओके, मतलब ग्लाइसिन और एलेनाइन का कॉम्बिनेशन, ग्लाइएले ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो ग्लाइएले मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? सिंपली एक जगह से OH और एक जगह से H निकाल, तो पानी निकालना है और कुछ करना नहीं। ओके, तो देखो ये COOH में ये OH मैंने निकाल दिया तो CO रह गया और यहाँ से मैंने एक H हटा दिया तो NH रह गया। दैट्स इट, वो जुड़ गए। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इतना इजी। बाकी सब तो जैसा है वैसे चिपका देना है। डन। तो सिंपली हमें करना क्या है? रिमूविंग H2O, जो पहले भी हम करते थे वही। डन। जैसे कि ग्लाइकोसिडिक ऑक्साइड बॉन्ड में भी हम करते क्या थे? H2O ही रिमूव करते थे। यहाँ पर भी वही। क्या क्या लिया तुमने? एक लिया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? H और फिर हमारा अल्फा एमिनो एसिड, और मतलब R की जगह क्या है? हमारा H है। और एलेनाइन क्या है? CH3 एंड देन हमारा अल्फा एमिनो एसिड। देन R की जगह CH3। ये दोनों को मिक्स कर दिया, ये दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये दोनों को इकट्ठा करोगे तो एक जगह से क्या चला जाएगा? मतलब यहाँ पर तुमने लास्ट में क्या रखा हुआ है? COOH ग्लाइसिन में, और यहाँ पर तुम्हें पहला क्या रखा हुआ है? NH2। ओके, तो ये इसमें से OH निकाल दो तो CONH ग्रुप बन गया। ये CONH ग्रुप ही क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, CONH। डन। ओके, अब अगर हम बोले कि ये जो ग्लाइसिन है वो कौन सा है? D या L? L है। ये भी L है। देखो NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो L है। याद आ गया ना? ओके, तो वही चीज बताई गई है। ग्लाइएले मतलब ग्लाइसिन का ग्लाई और एलेनाइन का एले, वैसे भी हम शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं। और डायरेक्टली तुम्हें ये लिखना हो तो ये भी लिख लो, ग्लाइसाइलेनाइन। ग्लाइसाइलेनाइन। डन। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड्स, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, प्रोसीड्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द एमिनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर। मतलब एक का NH2 और दूसरे का COOH जुड़ेगा। अच्छा, this results in elimination of the water molecule and the formation of the peptide bond CONH. The product of the reaction is called dipeptide because it is made up of two amino acids। मतलब दो सेम या दो डिफरेंट। यहाँ पे सपोज हमने दो डिफरेंट लिए हुए हैं, दो सेम भी हो सकते हैं। दोनों में से दोनों को निकालो, एक का COOH का यूज करो, दूसरे का NH2 का यूज करो, बीच में से H2O निकाल दो। जो CONH बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, और उसको डाइपेप्टाइड भी बोलते हैं। क्यों डाइपेप्टाइड? क्योंकि दो से आया है इसलिए। डन। ओके, तो इसीलिए फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू एमिनो एसिड्स। ओके, जैसे डाइसैकेराइड्स था, मोनोसैकेराइड्स के दो मोनोसैकेराइड्स मतलब एक और दूसरा, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स है, फ्रुक्टोज एक मोनोसैकेराइड्स है, दोनों मिल रहे हैं तो वो सुक्रोज हो गया। लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइंस विद द एमिनो ग्रुप ऑफ एलेनाइन वी गेट अ डाइपेप्टाइड ग्लाइसाइलेनाइन, जो अभी हमने देखा वो।
डन, ग्लाइएले शॉर्ट में, और ग्लाइसाइलेलेनाइन, डन। ओके चलो, तुम्हें तो बोलना तो है नहीं, लिखना ही है, स्पेलिंग याद रखना, ग्लाइसाइलेलेनाइन। वो भी भूल जाओ क्या था यार, तो सिंपली ग्लाई और एल तो याद ही रहेगा ना। ओके चलो, इफ अ थर्ड एमिनो एसिड कंबाइंस टू अ डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड तो है हमारे पास, उसमें एक थर्ड एमिनो एसिड वापस घुस रहा है, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ ट्राइपेप्टाइड, सिंपल। ओके, एक और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। A tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkage, मतलब ट्राइपेप्टाइड जो होता है उसके साथ 2 हमारे पेप्टाइड लिंकेज जुड़े हुए होते हैं, सिंपल है। और ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स 3 एमिनो एसिड, ऑब्वियसली 3 एमिनो एसिड हो गए, पहले 2 तो जुड़े हुए ही थे, एक हमारा ग्लाइसिन, दूसरा है हमारा एलेनाइन, तो ये हमारा बन गया है क्या, डाइपेप्टाइड। अब ये डाइपेप्टाइड के साथ एक और एमिनो ग्रुप जुड़ गया, अल्फा एमिनो एसिड जुड़ गया, एक और, तो टोटल कितने अल्फा एमिनो एसिड हुए, पहले 2 थे और एक जुड़ा, मतलब टोटल 3 हो गए, तो वो 3 का नाम क्या होगा, ट्राइपेप्टाइड। लेकिन 3 जुड़ गए, पहले 2 के बीच में एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड था, 2 के बीच में बॉन्ड कितना था, एक, पेप्टाइड बॉन्ड कितना था, एक, 2 के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड था, अब 3 आ गए तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए, 2। अभी तुम से टेट्रा ले लोगे तो 4 एमिनो एसिड हो गए, तो बॉन्ड कितने होंगे, 3, सिंपल है, तो वही चीज बोल रहे हैं। ओके चलो, if फिर से पढ़ लेता हूं एक बार, if a third amino acid combines to a dipeptide, the product is called tripeptide, और उसमें बॉन्ड होते हैं 2, a tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkages. Similarly, when 4, 5, 6 amino acids are linked, the respective products are known as, अगर 4 जुड़ गए तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ गए तो पेंटापेप्टाइड, 6 जुड़ गए तो हेक्सापेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। अभी तुम्हें ऐसा पूछ ले कि पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, तो 4, एक कम, क्योंकि 2 जुड़ेंगे तब एक लिंकेज मिलेगा। ओके बस उतना ही है। When the number of such amino acids is more than 10, अगर 10 से ज्यादा हो जाए तब, अगर 10 से ज्यादा हो जाए, then the products are called polypeptides। जैसे वहां पर भी था 2 to 10 वाले जो थे, ओके, उससे ज्यादा फिर हम पोली सैकेराइड्स में जाते थे, याद आया, पॉलीसैकेराइड्स कब बोलते थे हम, जब 10 से ज्यादा हो जाए तब बोलते हैं, और अगर 2 to 10 के बीच में हो तो हम एलिगोसैकेराइड्स बोलते थे, याद आया, ओ सॉरी एलिगो नहीं, ओलिगोसैकेराइड्स, डन। ओके, तो वैसे ही है क्या, मतलब डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा, वैसे 10 हो गए, तो 10 से ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीपेप्टाइड, सिंपल। अच्छा, a polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than the 10,000 unit, 10,000 unit मतलब AMU, okay, is called a protein। प्रोटीन किसे कहा जाता है, जिसमें मतलब क्या, ये ट्राइपेप्टाइड और से हमारा 10 पेप्टाइड ग्रुप है, ऐसा समझो, या 8 पेप्टाइड ग्रुप है, 8 पेप्टाइड लिंकेज है तुम्हारी, ओके, जिसको हम बोलेंगे से ऑक्टापेप्टाइड। तो क्या ये ऑक्टापेप्टाइड को प्रोटीन नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, सबको ही प्रोटीन बोल सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन। जैसे वहां पे सारे के सारे क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन। लेकिन ये तो फिर कंफ्यूजन हो गया, ये बोल रहे हैं कि भाई डाइपेप्टाइड बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, 10 तक जाएंगे, 10 से ज्यादा हुए तो हम बोलेंगे कि भाई प्रोटीन। तो अगर मेरे पास 50 पेप्टाइड है तो मैं प्रोटीन बोलूं या ना बोलूं, अरे प्रोटीन तो बोल ही सकते हैं, तो इसको भी प्रोटीन बोल सकते हैं। और प्रोटीन के लिए अलग भी बताया गया है कि 100 से भी ज्यादा अगर ऐसे एमिनो ग्रुप्स जुड़े हुए हो, अल्फा एमिनो एसिड जुड़े हुए हो, और से पेप्टाइड ग्रुप जुड़े हुए हो 100 से भी ज्यादा, जिसका AMU कितना, मास कितना होता है, 10,000 यूनिट से भी ज्यादा, और 10,000 यूनिट जितना होता है, तब जाके उसको हम प्रोटीन बोलेंगे। तो दैट्स वाई हमने पहले ही बोला ना, प्रोटीन पॉलीमर है अल्फा एमिनो एसिड का, लेकिन ये पॉलीमर जो है वो छोटा सा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होगा तो भी उसको प्रोटीन ही बोलेंगे, छोटा सा है डज नॉट मीन कि हम उसको प्रोटीन नहीं बोलेंगे, प्रोटीन तो बोलेंगे ही, लेकिन एक्चुअल प्रोटीन हम कब बोलेंगे, ये छोटे छोटे तो पेप्टाइड लिंकेज एंड ऑल है प्रोटीन ही। जैसे कि वहां पर तुम माल्टोज बोलो और से तुम लैक्टोज बोलो, सब में ग्लूकोज तो आने ही वाला है, सुक्रोज बोलो, सब में ही ग्लूकोज आएगा, और सब में ही ग्लूकोज आएगा। तुम कार्बोहाइड्रेट बोलोगे तो कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज तो आएगा ही, ओके। तो क्या सबको ग्लूकोज बोल सकते हैं, तो सबको ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज को ग्लूकोज बोल दोगे, नहीं है, अंदर फ्रुक्टोज भी है,
लेकिन ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? तो सिर्फ हमें देखना है, प्रोटीन दोनों को ही बोल सकते हैं। छोटे जैसे कि मेरे पास 10 है पेप्टाइड, ओके, ऑक्टापेप्टाइड है, तो वो भी प्रोटीन तो है ही, लेकिन एक्चुअल प्रोटीन जो हम बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग चेन की, पॉलीमर की बात कर रहे हैं ना। प्रोटीन्स आर, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो उसको वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम बोल रहे हैं कि मोर देन 100 होने चाहिए। ओके, तो देखो कि से when the number of such amino acid is more than 10, the products are called polypeptides, and a polypeptide with more than 100 amino acid residues, amino acid more than 100 हो गए और उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट जैसा हो गया, उससे भी ज्यादा, देन उसको हम एक प्रोटीन बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके। However, the distinction between the polypeptide and protein is not very sharp, इसीलिए तो बोला कि दोनों को बोल सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का डिस्टिंक्शन इतना शार्प है नहीं, मतलब तुम कहीं पर भी कभी कुछ भी बोल सकते हो, वैसा हो गया है। पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर एमिनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स, तो छोटे होंगे तो भी उनको प्रोटीन तो बोलेंगे ही। इफ दे ordinarily have a well defined conformation of a protein such as insulin which contains 51 amino acids। मतलब यहाँ पे दूसरी एक चीज है क्या कि पॉलीपेप्टाइड तो है, तो पॉलीपेप्टाइड क्या प्रोटीन नहीं है? अरे पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन है, लेकिन उसका बेसिक कब उसको बोल सकते हैं, तो लिखा हुआ ही है क्या कि पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर एमिनो एसिड्स, थोड़े एमिनो एसिड्स हो पॉलीपेप्टाइड में, आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स, मतलब उसको हम प्रोटीन्स बोल देंगे। कब बोल देंगे? इफ दे ऑर्डिनरीली हैव अ, मतलब उसके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन का कन्फर्मेशन होना चाहिए। कैसा? सच एज इंसुलिन विच कंटेन्स 51 एमिनो एसिड। तो इंसुलिन भी बना हुआ है किससे? प्रोटीन से ही बना हुआ है। मतलब एक्चुअली वो उसको प्रोटीन हम नहीं बोलेंगे, प्रोटीन तो हमने उसको बोला कि जिसको 100 से ज्यादा हो, उसको 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड हो, लेकिन इंसुलिन में तो 51 एमिनो एसिड है। समझ में आ रहा है? लेकिन एमिनो एसिड तो है ना, जैसे वहां पे ग्लूकोज तो है ना भाई, माल्टोज लैक्टोज वो सब बात है, ग्लूकोज है ना? हाँ है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक दैट। ओके, तो अल्फा एमिनो एसिड है ना, तो प्रोटीन है। लेकिन पर्टिकुलरली सपोज 51 जैसे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलिन। जो हम डायबिटीज की बात करते हैं ना, कि डायबिटीज मतलब क्या कि बॉडी में पर्टिकुलर अमाउंट जितना इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए ना, उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो जो मीठी चीजें हम खा रहे हैं या जो कार्ब हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जनरली सेल्स के अंदर नहीं जाता। जैसे कि ये सेल है, ये सेल है और ये हमारा ग्लूकोज है, तो इसको ग्लूकोज मिलेगा अंदर तब उसके पास पावर आएगा, लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज, ऐसा समझो यहाँ पे एक दरवाजा है, ओके, ये डायबिटीज समझा दे रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे एक दरवाजा है, ये दरवाजा जब खुलेगा ना तभी ग्लूकोज अंदर जाएगा। दरवाजा खुलता ही नहीं है। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि दरवाजा खोलने वाला कौन है? वहां का वॉचमैन, और वो वॉचमैन कौन है? इंसुलिन। तो अगर जिसकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओके, लीवर प्रोड्यूस करता है, तो जो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया, तो मतलब ऐसा समझो कि हमारी बॉडी में जस्ट फॉर एग्जांपल से 100 सेल्स है, 100 सेल्स में से वॉचमैन इंसुलिन कितने हैं? 80 है। तो इंसुलिन 80 है, तो 80 दरवाजे खुल गए, तो 80 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अंदर चले गए, और 20 दरवाजे तो खुले ही नहीं, मतलब 20 इंसुलिन ही नहीं थे, तो फिर कैसे जाएंगे वो? तो वो फिर 20 ग्लूकोज है ना, ब्लड में ही घूमते रहेंगे, और फिर कोई हमारा ब्लड ऐसे चेक करे तो बोलेंगे इसको तो ब्लड शुगर है, मतलब ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज। तो भाई शुगर में कहा, मतलब ब्लड में कहां से शुगर आ गया? वो ग्लूकोज जो अंदर सेल में जाना चाहिए था वो सेल में गया नहीं, क्योंकि उसके पास इंसुलिन ही नहीं था। ओके, दैट्स व्हाई ये डायबिटीज का डिजीज उसको हो गया। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि इंसुलिन अगर बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो तुम बाहर से खाओ एसेंशियल प्रोटीन्स, अभी हमने डिस्कस बाहर से खाने वाला। ओके, तो तुम इंसुलिन बाहर से खाओ, तो बाहर से अगर खाएंगे तो क्या होगा? तो वो 20 कम हो रहे थे ना, लैग हो रहे थे, लैग कर रहे थे हम 20, तो 20 तुमने खा लिए, अब 100 चाहिए थे तो 100 के 100 हो गए, 100 के 100 ग्लूकोज सारे सेल में चले जाएंगे, तो सही सही हो गया। ओके, तो ये एक तरीका है कि भाई हम इंसुलिन दे रहे हैं, इंसुलिन देने से वो ग्लूकोज अपना काम करेंगे। लेकिन फिर इसीलिए तो नहीं बोलते कि किसी को डायबिटीज हो गई तो लाइफ टाइम
डायबिटीज की गोली खानी पड़ेगी। ओके, सो इट इज़ नॉट ट्रू। ये मेडिकल माफिया का ऐसे फैलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली तुम खाते रहोगे तभी तो बिजनेस होगा उनका। ओके, दवाई कंटिन्यूअसली खाओगे तभी तो बिजनेस होगा, लेकिन हम वो एस्पेक्ट्स में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, तो ऐसा कुछ करें हम कि बाहर से इंसुलिन ना खाने पाए, तो हमारी बॉडी मतलब भाई सपोज लीवर है या जो भी इंसुलिन नेचुरली हमें मिलता है, दवाई ना खा करके कितना सारा इंसुलिन प्रोडक्ट, जैसे कि करेला होता है, तो करेला तुम ज्यादा खाओ तो वो इंसुलिन बनाने के लिए हेल्प करता है। तो मतलब वो 20 कम क्यों हो गया इंसुलिन? क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी बॉडी की, तो उसके पास कैपेसिटी कम थी। तो ये तुम करेला खाओगे ना तो बॉडी की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, भले ही 20 के 20 ना बन पाए, लेकिन से 2 तो बन पाए, तो वो 20 के 18 तो हो गए, थोड़ा तो कम हुआ ना, वहां पे सेल में 2 तो ग्लूकोज ज्यादा चले गए। तो ऐसा हम कंटिन्यूअसली अगर गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज और ऐसे जो भी हमें चाहिए, जैसे कि ककुम्बर है, ये करेला है, वो सब हम खाते रहे, तो जो बाहर से डायरेक्टली इंसुलिन होगा वो तो खा रहा हो, मतलब डायरेक्टली इंसुलिन वाले भी प्लांट्स होते हैं, तो वो खा लिया तो तुम्हारी बॉडी में वो दवाई खा रहे हो, वो भी इंसुलिन है, ये भी इंसुलिन है, ये नेचुरल इंसुलिन है। ओके, वो खा लो तो भी काम हो जाएगा। और डायरेक्टली धीरे धीरे करके अगर बॉडी प्रोड्यूस करने लगे, होता है ना क्या हमें यार अब तो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करी, थक गए, तो वो 100 में से 80 ही प्रोड्यूस करे, लेकिन हम बोले ये ले थोड़ी एनर्जी, मेरी एनर्जी भी तू ले ले, बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब वो खा रहे हैं हम, तो वो बोल रहा है अच्छा ठीक है, लेकिन 20 तो नहीं होगा, हाँ एक ज्यादा हो सकता है, तो बोला अच्छा ठीक है तू एक ही कर, तो 20 रिमेनिंग थे, उसमें से एक तो बन गया, अब एक बन गया मतलब 19 रिमेनिंग हो गए। अब उसको सपोर्ट क्या करेंगे? उसको सपोर्ट अच्छे डाइट से, अच्छा डाइट देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो बोले अब मेरे में थोड़ा पावर आ गया है ना, अभी और 2 में बना सकता हूँ, तो बना दे, तो अभी वापस वो 17 पे आ गया, लाइक दैट। वैसे करके पूरी डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, मतलब एक दिन ऐसा वापस आ सकता है कि जितनी इंसुलिन जरूरी है, एसेंशियल है, उतनी बॉडी में खुद बनने लगे, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हम करते नहीं है, ये इजी है ना भाई, एक गोली खाई बात खत्म, ये इजी है मेथड। डॉक्टर ने बोला है खाने से पहले एक गोली खा लो तो कुछ होगा नहीं, तो खाने से पहले एक गोली खा ली और कुछ होगा नहीं, तो वो इजी तरीका हम लेते हैं, लेकिन ये हम डाल रहे हैं। इससे अच्छा थोड़ी मेहनत करे, एक्सरसाइज करे, डाइट अच्छा रखे, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये गोली भी क्या हो जाएगी बंद, क्योंकि ये सबसे सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलेगा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगी, समझ में आया? तो ये शॉर्ट में मैंने तुम्हें टॉपिक में से बाहर निकाल के डायबिटीज भी समझा दिया कि कैसे होता है, क्या होता है। हाँ, तो इंसुलिन 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। डन? अच्छा चलो, ये पूछा जाता है हाँ कि प्रोटीन कब कहा जाएगा, 10,000 यूनिट्स और 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड हो तब। ओके, However, ये तो हमने पढ़ा, fewer amino acids ये भी पढ़ा। Proteins can be classified into 2 types on the basis of their molecular shape। तो अभी इससे पहले जो हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखा, तो वो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ से एसिडिक बिहेवियर और से बेसिक बिहेवियर, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बेस पे क्लासिफिकेशन था कि ज्यादा एसिड्स होंगे COOH ग्रुप तो एसिडिक होगा, ज्यादा NH2 ग्रुप होगा तो बेसिक होगा, इक्वल होगा तो एमिनो ग्रुप होगा। लेकिन उसके शेप के ऊपर से, मॉलिक्यूलर शेप के ऊपर से, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, शेप उसका वो कैसे दिख रहा है, वो दिख कैसे रहा है, उसके ऊपर से अगेन 2 टाइप्स है प्रोटीन के। तो स्टार्ट करते हैं, एक तो है फिब्रियोस प्रोटीन, ओके, और से फाइब्रियोस प्रोटीन, जैसे बोलो फाइबर भी बोलते हैं, ओके, और फिबर भी बोलते हैं। तो फिब्रियोस प्रोटीन और से फाइब्रियोस प्रोटीन्स, तो वो क्या है, when the polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fibers like structure is formed। पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। Such proteins are generally insoluble, ये तो प्रॉपर्टीज आ गई, स्ट्रक्चर बनाया गया है, नहीं बनाया गया, नहीं बताया गया, अच्छा तो मैं बता देता हूँ, कहाँ गए हम ये रहे। ओके, क्या बोल रहे हैं, ऐसा समझो कि मेरे पास ये एक ऐसे चेन बन गई, डन। ये है हमारा, ऐसा समझो एक फाइबर, ये सब क्या है, अल्फा एमिनो एसिड ही है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अभी ये दूसरी लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड,
ये तीसरी चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। डन। कल वाला याद करो उसके जैसा ही, क्या, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज क्या थी, स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन थी, याद है ना ग्लूकोज की। लेकिन एमाइलोपेक्टिन क्या थी, वो ब्रांच्ड थी। C1 और C6 भी कनेक्ट हो जाता है C1 C4 के साथ साथ, याद आया। ओके, तो वैसे ही क्या कि ये हमारा पूरा का पूरा अल्फा एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन, ये भी अल्फा, और बीच में कौन सा लिंकेज है, हमने जो बोला वो पेप्टाइड लिंकेज। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे। अब ये लोगों के बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, तो इन लोग, ये किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो जो COOH है ना, वो COOH में, COOH को कैसे लिखते थे हम, ऐसे लिखते थे COH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते थे COOH को। ये O के साथ यहाँ का सपोज एमाइड है, NH2 है वो, ये भाई साहब कनेक्ट हो जाएंगे, समझ में आया। ये कनेक्ट हो गए, ये पहले का था और ये दूसरे का है, तो ये O और H बन गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आया। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं इनके बीच में। स्ट्रक्चर हमें नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन तुम्हें याद रह जाए इसके लिए बता रहा हूं। और अगर तुम ऐसा ड्रॉ करोगे तो भी गलत नहीं है, यहाँ पर तुम बोल दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर तुम बोल दो डाइसल्फाइड बॉन्ड। डन। तो ये समझ में आ गया, पक्का। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स है, अच्छा ठीक है। फिर दूसरी भी लॉन्ग चेन है, तीसरी भी लॉन्ग चेन है। तो ये लॉन्ग चेन मतलब एमिनो एसिड दूसरे के साथ तो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पहली चेन दूसरी चेन के साथ, दूसरी चेन तीसरी चेन के साथ वो भी कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है, वो पेप्टाइड लिंकेज नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। यही है हमारा पहला फाइब्रस प्रोटीन। डन। ओके, तो अब फिर से पढ़ता हूं, ये समझ गए ना। ये ड्रॉ नहीं करना है, और अगर पूछ ले तो ऐसे ड्रॉ करना, कोई बात नहीं, नहीं पूछे तो मत ड्रॉ करना, ये समझने के लिए था, क्योंकि बुक में गिवन नहीं है तो नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबल। ओके चलो, अब फिर से पढ़ता हूं। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स runs parallel and are held together by the hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed। तो एक धागा जैसा बन गया पूरा का पूरा, तो एक पूरा का पूरा धागा जैसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। सच प्रोटीन्स आर जनरली, अब धागा बन गया ना, तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल। सो सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। धागा बन गया तो ये धागा इनसॉल्युबल होगा पानी। बस ये तो यहाँ खत्म, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, बात खत्म। यही है हमारा क्या, फाइब्रियस प्रोटीन्स। डन। अब उसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब आगे डिस्कस करते हैं, तो वो क्या है, सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन, ओके, प्रेजेंट इन हेयर, वूल एंड सिल्क। याद करो, शायद तुमने ये सुना ही होगा कि हेयर मसाज करवाया और हेयर ट्रीटमेंट प्लान करवाया तो केराटिन करवाया, ऐसा सुना होगा। ओके, अभी अभी तो बहुत फेमस हो रहा है ये सब चीजें। सो केराटिन, ओके, तो ये केराटिन मतलब क्या है, ये प्रोटीन है भाई। केराटिन क्या है, प्रोटीन। अभी मुझे नहीं पता कि बाहर जो ये केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है इतनी ज्यादा कॉस्टली, उसमें सही सही कितना ये केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं कि एक्चुअल तो ये क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो तुम बाहर से हम खाएंगे, तो इसीलिए तो सही सही तुम्हारे हेयर कब होंगे, या सही सही बॉडी कब होगी, सही सही फेस कब होगा, जो भी हो सबका, बॉय का गर्ल का दोनों का, वो कब होगा, जब डाइट सही हो। और बीमारी कब होगी, जब डाइट सही नहीं हो। मेन कॉज ये है, मेन कॉज। तो सबसे पहले इसीलिए देखो, हम अगर हॉस्पिटलाइज भी हो गए या फिर डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर पहले ही बता देते हैं, डाइट ठीक करो, डाइट ठीक करो, पहले ही बता देंगे ये चीजें नहीं खानी है जब तक ठीक ना हो जाओ, और ये चीजें खानी है जब तक ठीक ना हो जाओ। और फिर अगर कंटिन्यूअस हम वैसे ही करें कि कभी वो खाए ही ना और कब सारे यही चीजें खाते रहे, तो तुम कभी बीमारी नहीं होंगे। लेकिन इतने सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तब जाके हम बीमार नहीं होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्रेविंग्स, और क्रेविंग्स के सामने हार जाना। क्रेविंग्स तो चलो सबको हो गई, सबको हो गई क्रेविंग। सपोज कोई ऐसी चीज होगी कि शायद ऑलमोस्ट सबको पसंद हो लेकिन सब खाते ना हो, ओके, तो
क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन है इसीलिए, या फिर वो खा नहीं सकता, उसे पर्टिकुलर डिजीज है इसलिए, या फिर उसको डर है कि खाया तो डिजीज हो जाए, वॉट एवर, वो नहीं खा रहा है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन है, तो उसको वो चीज़ नहीं हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे नहीं, ऐसे हम किसी को वो गुटखा खा रहे हैं और तुम ऐसे बोलने जाओ कि भाई ये मत खाओ, मुंह का कैंसर होता है, तो बोलेगा 20 साल से खा रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, ले अभी इसको कैसे समझाएंगे 20 साल से खा रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, तो कैसे समझाएंगे हम उसको? ओके, ये ऐसी चीज नहीं है कि अभी खाया और अभी आ गया, लेकिन जब आएगा तब डायरेक्टली, वो छोटा मोटा बीमारी तो है नहीं कि जुकाम हो गया और 2 दिन में ठीक हो गया। ओके, तो बीमारी अगर ऐसी आए तो ऐसी कब आती है? जो भी ऐसा पता चले ना कि हम गलत कर रहे हैं, जो भी चीज, वो खाने की चीज हो या लाइफ के रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स हो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना, तुम्हें अंदर से पता है कि ये गलत है, लेकिन वो गलत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा है, गलत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा है, तो डर जाना, क्योंकि जब मिलेगा ना वो गलत का रिजल्ट, तो सारा इकट्ठा होके मिलेगा ना, तो वो खतरनाक वाला होगा। जैसे कि अभी ये गुटखा का एग्जांपल समझा है, तो खाओगे तुरंत कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुरंत कैंसर नहीं होगा, लेकिन सोचो कि 20 साल बाद हुआ भी तो डायरेक्टली गए। वैसा अल्कोहल कंजम्पशन जो करते हैं, तो वो कितना धीरे 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 धीरे, अभी जो कर रहे हैं हम उसको ऑफेंड करना नहीं चाह रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, मुझे तो बताना पड़ेगा ना भाई, यू आर द स्टूडेंट, तो मुझे तो समझाना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो क्या कि अगर कर रहे हैं, आज पिया और आज ही लीवर खराब हो गया, ऐसा तो है नहीं, आज पिया और आज लीवर खराब हो गया ऐसा है नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली तुम पीते गए पीते गए पीते गए, तो लीवर खराब हो सकता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पीने के बाद पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, घर में झगड़े हो सकते हैं, कहीं पे पड़े हुए हो तुम और पता ही नहीं है, नहीं पता होता, कितना सारा कुछ ऐसा है, उनको लगा हुआ होता है, उनको पता नहीं, उनको कोई इंजरी हुई होती है, उनको पता नहीं है, तो इतना ज्यादा करना ही क्यों? लेकिन ये सारी चीजें क्या है, सुबह उठे और कुछ नहीं, कल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे लाइक दैट। लेकिन यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए कि भाई ये जो गुटखा वुटखा है और अल्कोहल है वो, लेकिन लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, जी तुम्हें अंदर से लग रहा है कि ये चीज गलत, देखो सबके पास सारा नॉलेज है, अंदर भगवान बैठे हुए हैं और उनसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है, तो सारा नॉलेज हमारे अंदर है, कुछ भी तुम करो ना, तुम्हें अंदर से तो पता चल ही जाएगा यार ये तो गलत है, फिर भी सब कर रहे हैं तो कर दिया, या किसी को पता नहीं चल रहा है कर दिया, रिजल्ट तो मिलेगा ही। अगर तुरंत रिजल्ट मिल गया ना, तो ये अच्छी बात है, तुरंत रिजल्ट मिल गया वो। अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो होगा क्या पता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करो यार चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, अरे पियो यार कुछ नहीं होगा, देखो अभी भी कुछ नहीं। लेकिन वो रिजल्ट जब मिलेगा ना, तो वो सब इकट्ठा होके मिलेगा। ओके, और इकट्ठा होके मिला तो फिर वी कैन नॉट विथस्टैंड इट। ओके, तो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, जैसे हम नहीं, ऐसे मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ, ये देखो तुम लोग जब टेस्ट दो या ऐसे जितने भी टेस्ट दिए हो, मैं जनरली नहीं रहता, जनरल केस में तुम लोग करो। ओके, मैंने पेपर दे दिया, लिखो। अब कोई स्टूडेंट इससे पूछ लिया, लिख लिया, ये वो, ये तो कितनी छोटी सी बात हो गई, छोटी सी इन द सेंस एक पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी सी, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सी भी है। लेकिन सपोज क्लास टेस्ट है, ये वो, और तुम्हें डर लग रहा है घर पर बोलेंगे ये वो, कम मार्क्स आएंगे, और तुमने देख लिया, तो छोटी बात है। अभी मान लो कि मुझे पता चल भी जाए, मैंने सीसीटीवी में देख लिया और व्हाट, और किसी ने बता दिया मुझे कि इसने देख के लिखा है, वो सब कुछ मैंने पता चलने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, उसका रिजल्ट तुम्हें मिला नहीं, मैंने तो जो मार्क्स आए वो भेज दिए ग्रुप में कि भाई इसके 20 आउट ऑफ 20 आ गए, 25 आउट ऑफ 25 आ गए, लाइक दैट। अब किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है ये 25 तो 25 के है नहीं, मैंने तो दो तो दूसरे में से देख के लिखे है, तो मेरे तो एक्चुअली 23 है, 25 नहीं है। अब ये रिजल्ट तुम्हें नहीं मिला ना, तो एक्चुअली वो बाद में मिलेगा रिजल्ट। 23 का रिजल्ट तुम्हें मिल गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा मिले ना, वो 2 के 4 चले जाएंगे। फिर नहीं हम बोलते कि भाई एग्जाम देने जा रहे थे और कुछ बुरा हो गया, ओके, कोई गिर गया, कोई बीमार हो गया एग्जाम के अगले, ओके, एग्जाम के पहले ही कोई बीमार हो गया और पेपर छूट गया, और कोई भी इंसिडेंट हो गया जिससे कि हमारा डिसएडवांटेज हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये तो लक है, ये तो लक ही है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई जानबूझ के थोड़ी ऐसा करेगा, और उसकी वजह से ये बेचारा बेचारी फेल हो गया।
कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बीमार हो गई थी, ये वो, इसका पेपर छूट गया था, इसकी वजह से इसका रिजल्ट कम आया। लेकिन इसकी वजह से इसका रिजल्ट कम नहीं आया, वो पहले का उसकी वजह से रिजल्ट कम आया है। अंडरस्टूड। फिर हम बोलेंगे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी को पता नहीं चल रहा था तब हमने ऐसा कुछ किया था, इसलिए। ओके, लॉ ऑफ कर्मा होता ही है। तो बीवेयर, अगर कभी हम गलत करना ही नहीं है, लेकिन अगर गलत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बहुत हैवी रिजल्ट मिलने वाला है, तो दूसरी बात मत करना, फिर से उसको रिपीट मत करना। तुम सोचोगे चलता ही है, चलता ही है, कुछ नहीं चलता, कुछ चलता नहीं है, सब कुछ रीपे करके जाना है। अच्छी बात भी और बुरी बात भी, सब कुछ हमारे पास आएगा, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। ओके, तो जब तक पता हो हमें, तुम्हें नॉलेज हो अंदर से कि ये गलत है, तो गलत मत करना। कई बार ऐसा होगा कि हमें पता है हमें नहीं करना, फिर भी गलत हो जाता है। उसके लिए भगवान से माफी मांग लो और भगवान से शक्ति मांगो कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन कभी वो मेंटालिटी मत बना देना कि हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कुछ नहीं होता है, कुछ होता है, वो सबको पता है कैसा होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होता है। ओके, चलो, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये समझ में आ गया। अब थोड़े कॉमन एग्जांपल है जिसकी हम बात कर रहे थे, केराटिन जो प्रोटीन है। ओके, अब वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारे हेयर में पाया जाता है, वूल में पाया जाता है, सिल्क में पाया। देखो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। बाल देखो ऐसे, नहाने गए और बाहर गंजा होके निकल गए, क्यों? वाटर सॉल्युबल है। अरे वाटर इनसॉल्युबल है नहीं तो नहाने गए और सारे बाल सॉल्युबल हो गए पानी में, बाहर आए तो गंजे ये वाटर इनसॉल्युबल है, पहले ही पढ़ा ना हमने। अच्छा, सो प्रेजेंट, अब देखो ये मायोसिन, तो मायोसिन कहाँ है? मसल्स में प्रोड्यूस, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मसल्स में। तो ये हमारे एक एग्जांपल थे फाइब्रस प्रोटीन, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट तो होता है लेकिन लिंकेज भी होता है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डन। डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, लेकिन उनके बीच में बॉन्डिंग होते हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन्स। अंडरस्टूड? ओके, चलो। और दूसरे होते हैं हमारे ग्लोब्युलर प्रोटीन्स। ओके, तो ग्लोब्युलर प्रोटीन्स मतलब क्या? ये सीधी सीधी लाइनें थी, ये सीधी सीधी लाइनें, अब उसको मोड़ दी तुमने तो वो गोले जैसी हो गई। किसके जैसी हो गई? गोले जैसी। एक सीधी लाइन थी अभी जो हमने की थी, वो देखो ऐसे अगर हम समझेंगे ना तो याद अच्छे से रह जाएगा, भले ही तुम उसको ड्रॉ करो या ना करो। ऐसी सीधी लाइन थी फाइबर प्रोटीन में, तो ये फाइबर प्रोटीन की ऐसे सीधी लाइन थी, अब तुमने ऐसे बना दी। डन। तो ये बन गया क्या? ग्लोब्युलर प्रोटीन। सिंपल है। अच्छा चलो, अब ये सॉल्युबल है ये सॉल्युबल है। चलो, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, कॉइल हो गई अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। देखो बॉल बन गया, वो गोला बन गया। ओके, तो स्फेरिकल शेप बन गया। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये सॉल्युबल इन वाटर है। ओके, इंसुलिन एंड अल्ब्यूमिन्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोब्युलर प्रोटीन्स। याद रह जाएगा, दोनों नाम याद रखना। वहां पे क्या था? केराटिन एंड मायोसिन, और यहाँ पर क्या है? इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स। डन। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल है जनरली। ओके, उसकी शेप कैसी होती है? तो वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक्ड विद द लॉन्ग मोर पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये भाई साहब, ये लोग तो ऐसे हेलिक्स नहीं बोलेंगे लेकिन स्फेरिकल बोलेंगे। ओके, स्फीयर बना देते हैं, ऐसा बॉल बना देते हैं। अभी ये तो हम पढ़ेंगे, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन ऐसा बॉल बन गया। ओके, तो इसीलिए दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड, चेन जो है वो कॉइल अराउंड हो गई एक दूसरे के, एक होगी तो एक अपने आप ही कॉइल हो जाएगी, अगर दो होगी तो एक कॉइल हो गई और दूसरी भी अपने हिसाब से कॉइल हुई। सो चेन अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। डन। अच्छा चलो, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। तो भाई स्ट्रक्चर और शेप 4 डिफरेंट लेवल पे स्टडी किए जाते हैं। ये कौन से लेवल है? देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी।
ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल ही है। अभी जैसे सिंपल ऐसे फाइबर स्ट्रक्चर था लॉन्ग चेन, अब ये उसका तुमने कॉम्प्लेक्स कर दिया, गोला बना दिया, डन। ओके अभी थर्ड में जाओगे तो और गोला, देखो अभी हम देखते हैं वन बाय वन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके 4 लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। अच्छा अभी प्राइमरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्शियरी, टर्शियरी से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होगा और शेप किसका होगा, क्वार्टरनरी। डन। अच्छा पहले हम समझते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ सो से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सो ये टॉपिक अलग हुआ या वही चल रहा है, वही चल रहा है ना, मतलब ये हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक होगी या एक से ज्यादा होगी। अच्छा each polypeptide in a protein has an amino acid linked with each other in a specific sequence and it is this sequence of amino acids that is said to be primary structure of that protein। मतलब जो हमारा सिंपल फाइबर स्ट्रक्चर था लॉन्ग चेन वाला, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। डन। ओके चलो। Then any change in this primary structure, the sequence of amino acid creates a different protein। मतलब ये सिंपल जो लाइनें थी पॉलीपेप्टाइड थी, उस पे थोड़ा भी चेंज होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और वो प्राइमरी में से चला जाएगा किसमें, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। मतलब लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन तो एग्जिस्ट कर ही रही है। ओके दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, से अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अभी समझते हैं क्या है। ओके क्या लॉन्ग चेन तो है, लेकिन लॉन्ग चेन जैसे प्राइमरी में फिक्स्ड रहती थी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड वैसे है नहीं, वो अपना शेप चेंज कर रही है। तो वो अपना शेप 2 तरीके से चेंज करती है, उसमें 2 है टाइप, कौन कौन से, एक तो अल्फा, ओके अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। डन। अच्छा these structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between the CO and the NH groups of the polypeptide। मतलब कि जो हमारे फाइबर स्ट्रक्चर थे, ओके फाइब्रस प्रोटीन जो था उसमें क्या था, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड थी मैनी, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड था। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट रहे हैं और वो खुल रहे हैं, वो खुल रहे हैं तो अब एक दूसरे के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे। पहले क्या था कि ऐसे बॉन्डिंग है तो ये ऐसे 2 पैरेलल लाइन है और बीच में ऐसे स्ट्रक्चर है जो दोनों को अलग कर रहा है, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर मैंने हटा दिया तो ये 2 पैरेलल लाइन पैरेलल भी हो रही है, नजदीक भी आ गई, दूर भी चली गई, एक दूसरे के अंदर मिक्स भी हो गई, वैसा सब होने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। तो वही चीज बता रहे हैं। Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent turn to the helix shown in the figure। अभी देखते हैं ये क्या बोला। ये सिंपली यहाँ पे ये पैराग्राफ में ऐसा बोला कि ये जो अल्फा हेलिक्स है वो एकदम सिंपल है, जैसे कि एक स्क्रू होता है तो स्क्रू को कैसे, स्क्रू के थ्रेड्स देखना, थ्रेड्स ऐसे 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 करके जा रहे हैं स्पाइरल जैसे। ओके तो वैसे जा रहे हैं तो अल्फा हेलिक्स भी वैसा ही है। और अगर हमारा सीधा सीधा जो फाइबर प्रोटीन के बीच का सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, अब ये लोग टेढ़े हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड का शेप चेंज हो गया है तो अभी भी, तो अभी है तो कैसे है कि एक का CO और दूसरे का ऐसा घूम के यहाँ पर NH हो, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जैसे कि यहाँ देखते हैं, देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो ये सिंपली हमने ये स्क्रू जैसे बना दिया हेलिक्स स्ट्रक्चर। डन। अब उसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे N है और फिर H है, ये HCOOH, तो OH के साथ तो नहीं, लेकिन जो अभी मैंने बताया था COO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये NH यहाँ का जो CO था उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर दूसरा है NH, उसने दूसरे CO के साथ बना दिया। फिर तीसरा NH आया, उसने तीसरे CO के साथ बना दिया। चौथा NH आया, उसने चौथे CO के साथ बना दिया, लाइक दैट। तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे। डन। ओके कैसे बनाओगे तुम, अगर बनाना है तो नाइट्रोजन को पहले स्ट्रिप पे रखो, दूसरी स्ट्रिप पे कार्बन रखो, तीसरी स्ट्रिप पे वापस नाइट्रोजन कार्बन दोनों, फिर वापस कार्बन, फिर वापस नाइट्रोजन, लाइक अल्टर करते जाओ। 1-2 दिखाओ बहुत है,
इतना डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? ओके चलो। अल्फा हेलिक्स इज, ये तो हमने पढ़ा। In beta pleated sheet structure, all peptide chains are stretched out to a nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond. तो जो हम intermolecular van der Waals bond देखते थे ना, वो भी यहाँ पे घुस गया। हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, अब van der Waals बॉन्ड भी इंटरमोलिकुलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही बॉन्ड बन गया है। ओके, तो मॉलिक्यूल के अंदर अंदर बॉन्ड कैसे बन गया? ये है हमारा R CH, ये N के साथ दो दिखाई दे रहा है। सब जगह सब कुछ लिखा नहीं है क्योंकि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन देखो यहाँ पर ये R, ये CH, ये N के साथ यहाँ पर H, ये N के साथ यहाँ पर H और ये CO। डन? तो सपोज ये हो गया ये एक। अंडरस्टूड? वैसे ही दूसरा, तो दूसरा कहाँ है? ये NH CH R CO, ये रहा दूसरा। अब यहाँ पर देखो ये C N के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और आगे वो C, ये इसका C भी दूसरे NH के साथ, मतलब C मतलब कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं कर रहे अब हम, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ होता है, तो वो बॉन्डिंग तो है ही, उसमें कोई ना नहीं है, लेकिन C के साथ इंटरमोलिकुलर मतलब van der Waals बॉन्ड हो रहा है। तो C अब N जिसके साथ मतलब हमारा कौन कौन सा बॉन्ड बनता था? एक CO का COOH का O और NH2 का H, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। लेकिन अब तो हम van der Waals बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो C और N के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। देखो ये C और N के बीच में ये रहा, C और N के बीच में ये रहा, ये NH2 CH CO, ये एक हो गया। फिर ये देखो फिर से C और N के बीच में। ओके, तो बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपली एक हमारा जो अल्फा एमिनो एसिड जैसे हम ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ कर दिया तुमने। क्या? CHRCO, पूरा नहीं लिख रहे हम। ओके, बस इतना ही हर बार लिखना है। ये लिख दिया, फिर से ये, फिर से ये। अब उसमें करना क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दिया। अभी जो हमने समझा वो इंटरमोलिकुलर van der Waals बॉन्ड। अभी ये ऑक्सीजन है और दूसरे का हाइड्रोजन, वहां भी बॉन्डिंग हो रही है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो ये C और O ही जुड़ रहा है हमेशा, ऐसा ही याद रखो। जो CO है उसका C van der Waals बॉन्ड बनाता है और उसका O जो है वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो C है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन के साथ। और ये जो O है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और सॉरी, O है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब CO और NH वही दो है, वही दो पार्टी है। कौन कौन सी? CO और NH2। तो ये C बना रहा है N के साथ और O बना रहा है, C बना रहा है N के साथ और O बना रहा है H के साथ। डन? पक्का? ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, इसी को बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब इसको बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये NH2 है वो NH2 हमारा अल्फा पे है नहीं। ओके, तो मतलब देखो ये जो NH2 है ये हम कैसे डिफाइन करते थे कि COOH OH, ये C, यहाँ पर क्या है? NH2 और ये क्या है? R और यहाँ क्या है? H। ये था हमारा सिंपल अल्फा एमिनो। तो अल्फा एमिनो ऐसा है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। मतलब बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ ना जुड़ के यहाँ का जो C होगा ना उसके साथ ये कार्बन, जैसे अभी हमने बोला ना कार्बन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, तो ये जो कार्बन है मतलब ये जो N है वो ये कार्बन के साथ ना जुड़ के इंटरमोलिकुलर मतलब यहाँ भी जुड़ा हुआ होगा। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई उसको नेमिंग किया हुआ है। समझ में आया ना? ओके, उसको नेमिंग किया हुआ है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अच्छा, हाँ, so sheet structure, all peptide chains are stretched out nearly to maximum extension, ये हमने देखा। The structure resembles the pleated fold of drapery and therefore is known as beta pleated structure। मतलब कि the structure resembles the मतलब वैसा दिखता है the pleated folds of the drapery and therefore is known as the beta pleated structure। मतलब just like जैसे steps नहीं होते, ओके, वैसे ही ऐसे दिखता है। ओके, ऐसे दिखता है, इसके बाद ये, तो दैट्स व्हाई उसका नाम ऐसा है। ओके, तो वही चीज बताई है। थर्ड है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो पहला कौन सा था? सेम फाइबर स्ट्रक्चर था, पॉलीपेप्टाइड। फिर दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब वो लोग एक दूसरे के अंदर जुड़ गए, मतलब क्या? हेलिक्स स्ट्रक्चर बना गया। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमने देखा और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर देखा। अब
अब क्या हो रहा है, तो अब और एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे, मतलब पहले ऐसी सिंपल लाइन थी, अब एक दूसरे के अंदर मिलना स्टार्ट हुई तो दो स्ट्रक्चर तो हमें मिल गए। अभी देखो पहला एकदम सिंपल वाला वो प्राइमरी, अभी वही अगर गोल गोल हो जाए तो उसको हम सेकेंडरी बोल देंगे। फिर ये हो गया हमारा से मतलब वैसे देखा जाए तो उसके दो ग्रुप थे, सिंपल वाला और वो गोल वाला, ओके, स्ट्रेट लाइन वाला और से स्फेरिकल वाला, डन। और यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं टर्शरी। The tertiary structure of proteins represents overall folding of the polypeptide chain. Overall folding अभी होने लगी. So further folding of the secondary structure it gives rise to the two major molecular shapes of say fibrous and globular. तो फिर से fibrous और globular. अब देखो एक दूसरे के अंदर कितने मिक्स हो रहे हैं, तो उसको तो क्या ड्रॉ भी क्या करें, ओके। सो इतने ज्यादा मिक्स हो गए हैं। The main force which stabilize the secondary or tertiary structure of the proteins are hydrogen bonds and disulfide linkage, van der Waals and electrostatic forces of attraction। तो इतना ज्यादा अगर हम सोच रहे होंगे कि अगर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कर दी है तो शायद वो टूट नहीं जाएंगे, तो इतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं, तो किसी के साथ जुड़ने गए तो यहाँ पे बॉन्डिंग टूट नहीं जाएगा, नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। कौन सा सपोर्ट है? तो यही सारे बॉन्डेज का सपोर्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, van der Waals बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है। डन, ओके। तो वही चीज बताई गई है। और क्वाटरनरी तो उससे भी खतरनाक, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। पहले ही हमें बोला ना कि जितना हम देखो यहाँ पर अलग अलग, ये हमारा प्राइमरी, ओके, तो ये सीधा हो गया हमारा प्राइमरी, ओके। अब हेलिक्स स्ट्रक्चर हमने सेकेंडरी बनाया, तो ये उसी को ये बन गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी टर्शरी, तो टर्शरी में तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिल गया, अंडरस्टूड। और क्वाटरनरी ये एक ऐसे मिला, फिर ग्लोबुलर भी, ये देखो दूर से देखेंगे तो ऐसे स्फीयरिकल भी लग रहा है, और पास से देखोगे तो ये तुम्हें ऐसे फाइबर जैसे भी दिख रहा है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। सिंपली करना क्या है, एक सिंपल फाइबर है वो हमारा प्राइमरी, अब वही फाइबर को तुम अगर से स्पाइरल जैसे मोड़ दोगे तो वो क्या बन गया, स्क्रू जैसे रख दोगे तो वो तुम्हारा बन गया सेकेंडरी। अब उसको तुम और मतलब ऐसे मैनी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रक्चर होंगे उसको एक दूसरे के अंदर मिला दोगे तो ये थोड़ा ऐसे हो गया, ओके। तो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर ये तुमने जोड़ा वो टर्शरी, और एकदम एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स, ओके, एकदम मिक्स। मतलब ये तो और भी अच्छे से तुम्हें बताया गया है, अदरवाइज तो मतलब एकदम खतरनाक वाला क्या कि ये लाइन तो है लेकिन ये गोला भी बना रहा है, फिर ऐसे बाहर भी निकला, फिर ऐसे गोला भी बना रहा है, फिर ऐसे गोला भी बना रहा है, बाहर भी निकला, गोला भी बना रहा है, बाहर भी निकला, गोला भी बाहर, गोला भी बना रहा है बाहर। ये स्ट्रक्चर पूछे जाते नहीं है लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इमेज देख के बोल देंगे आइडेंटिफाई करो, इमेज देख के बोल देंगे आइडेंटिफाई करो, तो सही सही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ओके। अदरवाइज इतना खतरनाक, मतलब वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है और एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिब्रस स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, किसमें, क्वाटरनरी में, अंडरस्टूड, ओके। तो वही हमारे डायग्राम्स है समझने के लिए कि अगर दिए हुए हो तो कैसे आइडेंटिफाई कर, ये देखो आगे दिए गिवन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर CH, यहाँ पर देखो NO, टर्शरी देखो कैसे हो गया, और क्वाटरनरी कितना ज्यादा मिक्स हो गया। तो ये सब समझने के लिए है, तो वही बोल रहा हूँ कि इमेज अगर तुम्हें दे दे तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो यहाँ पर सिंपली डिट्टो दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड कौन से साथ, किसके किसके बॉल, अलग अलग कलर के बॉल है ना, तो सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, तो वो है तुम्हारा प्राइमरी। फिर यहाँ पर भी दिख रहा है लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये, ओके, तो वो हो गया है सेकेंडरी। अब ये तो मिक्स ही हो गया है, ग्लोबुलर जैसा ही मिक्स ही कर दिया, तो वो हो गया टर्शरी। तो टर्शरी में भी उससे भी ज्यादा खराब मिक्स हो गया है, दैट इज कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, दैट इज क्वाटरनरी। डन, ओके। सिंपली तुम्हें तो इतना ही याद रखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्वाटरनरी की सबसे ज्यादा, उससे कम टर्शरी की, उससे कम सेकेंडरी की, और सबसे कम प्राइमरी की। डन, ओके। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, समझ में आया? थोड़ी लॉन्ग थी थी क्लासिफिकेशन, तो हमने समझा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम समझ रहे, तो ये पूरा का पूरा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम कैसे उसको से डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड,
पेंटापेप्टाइड ऐसे बोलेंगे, उसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे, वो सब पहले देखा। और उसके बाद हमने अलग अलग वे में स्ट्रक्चर बताया, क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया था, अलग अलग वे में स्ट्रक्चर देखा। तो पहला था हमारा फिब्रस स्ट्रक्चर और दूसरा था हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अभी ये दो तो है ही, लेकिन उसी में सब कैटेगरी में सारे आ गए हैं। तो ग्लोबुलर में ऐसा नहीं है कि फिब्रस नहीं है, फिब्रस तो है ही, फिब्रस और ग्लोबुलर दोनों है। तो फिर हमने डिस्कस किया क्या कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो दो पार्ट तो हो गए, एक सीधी लाइन और वो सीधी लाइन ही मोड़ के ग्लोबुलर बन गई, वो दो खत्म। अब उसमें ही अलग से स्ट्रक्चर और शेप को अलग से डिफाइन करके हम फिर से उसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन किसका है, उसके स्ट्रक्चर और शेप का। वहां पर तो एक सीधी लाइन थी, पॉलीपेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उसके बाद स्फेरिकल पेप्टाइड बॉन्ड से वो बन गया था ग्लोबुलर, जिसे हम बोलते हैं। वो तो सिंपल हो गया। अब अलग स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों में, ये दोनों ही है, ये दोनों से अलग कुछ नहीं है, लेकिन उसके शेप और स्ट्रक्चर से उसके अलग अलग टाइप हम रख सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी अगेन जो सबसे पहला फिब्रस था वही प्राइमरी है। अभी उसको ऐसे समझो कि दो प्राइमरी है हमारे, उसके बीच में से हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे सपोज तुमने निकाल दिए, तो दो लाइनें ऐसे मिल गई एक दूसरे के साथ, तो वो हो गया तुम्हारा सेकेंडरी। फिर और मिल गई तो वो हो गया से टर्शरी, और सबसे खतरनाक वाला मिल गया, ग्लोबुलर भी है और फिब्रस भी है, दोनों के दोनों, तो वो क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी। तो दो टाइप की फिगर भी हमने देखी यहाँ पर, ओके, एक ये फिगर, एक ये फिगर, और यहाँ पर हमने समझा भी कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और से बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कैसा होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई इट इज नेम्ड सो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, तो वैसे ही ये सेम सेंटेंस तुम्हें छाप देना है। द स्ट्रक्चर रिसेंबल्स द प्लीटेड फोल्ड्स, प्लीटेड फोल्ड्स मतलब ऐसे हम जैसे कि कपड़े की फोल्ड्स नहीं करते, वैसे प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ द ड्रेपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट। शीट नहीं होती शीट, और से हमारे क्लोथ, उसको हम ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, वैसे ये, इसलिए उसका नाम है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? यस। तो ये था हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो हाँ,